अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज इस मुख्तसर वीडियो में हमने उन चीदा वजूहात का जायज़ा लेना है जिनकी बिना पर हमारे तलबा, रिसर्चर, स्कॉलर्स अपने एमफिल या पीएचडी के थीसिस या तो मुकम्मल नहीं कर पाते या फिर उनकी बुनियाद पर डिग्री हासिल नहीं कर पाते। लेकिन इससे पहले हमने ये एक मफरूज़ा कायम किया है, एक असम्पशन हमने इस्टेब्लिश किया है कि जो आपका पीएचडी का या एमफिल का टॉपिक है, जो तहकीक का उन्वान है, वो एप्रोप्रिएट है, ओके है और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कि ये बिल्कुल एक अलग मौज़ू हो जाएगा, इसके ऊपर हम कभी बाद में बात करेंगे क्योंकि इसकी वसअत बहुत ज़्यादा है। तो हम इस वीडियो के अंदर इस मफरूज़े पर अपनी बात शुरू कर रहे हैं कि आपका जो उन्वान है, जो तहकीकी उन्वान है, जो रिसर्च टॉपिक है, उसमें किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है जो आगे चल के आपके थीसिस की रिजेक्शन का बायस बने। तो आइए उन वजूहात को देखते हैं जो आपका टॉपिक एप्रोप्रिएट होने के बावजूद आपके लिए मुश्किलात का बायस बन सकती हैं और जिनकी बिना पर आपके लिए पीएचडी का थीसिस लिखना या फिर उसकी बुनियाद पर डिग्री का हसूल जो है वो मुश्किल हो सकता है। तो मैंने इनको एक तरतीब दी है इन वजूहात को, और मेरी नज़र में ये इसी तरतीब के तहत, इनकी अहमियत भी इसी तरतीब के तहत है। सबसे पहली वजह जो आपके थीसिस लिखने में या उसकी रिजेक्शन में एक मुश्किल का बायस बन सकती है या उसके लिए आपको आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ सकती है, वो अनडाउटेडली दैट इज़ पुअर लैंग्वेज, एंड बाय पुअर लैंग्वेज वी मीन पुअर एकेडमिक लैंग्वेज। ये मसला इतना गंभीर, इतना पेचीदा, इतना संजीदा है कि इसके ऊपर आप जितनी बहस करें, आप कर सकते हैं। इसके इतने पहलू हैं कि जो एकेडमिक राइटिंग है, उसके कुछ असूल हैं, कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं, जिनके तहत वो लिखी जाती है। लेकिन उसका एक बेयर मिनिमम एक्यूरेसी का लेवल है, कम से कम उसकी उसका एक एक्यूरेसी का लेवल है कि वो ग्रामेटिकली ठीक होनी चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए। उसमें एम्बिग्यूइटी नहीं होनी चाहिए, कि किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जिस जो चीज़ आप बयान कर रहे हैं, वो बड़ी सराहत के साथ, वज़ाहत के साथ आप उसको बयान करें। लेकिन ये वो पहली बुनियादी वजह है जिसके बायस हमारे तलबा एक तो लिखने में बहुत उनको मुश्किल पेश आती है, दूसरा जब वो लिखते हैं, लिखने के बाद जब उनका थीसिस इवैल्यूएट होता है, तो उनको बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब एकेडमिक लैंग्वेज जो है, अनफॉर्चुनेटली हमें ज़ाहिर है इंग्लिश में लिखना पड़ता है जब हम लिटरेचर में, लिंग्विस्टिक्स में कोई डिग्री क्लेम करते हैं जो कि हमारी ज़ुबान नहीं है। तो एक सेकंड लैंग्वेज की जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी फॉर्म एक जो उसका फॉर्मल जार्गन है, जो फॉर्मल उसका पैराई में हमने लिखना है, वो मुश्किलात इतनी पेचीदा हो जाती हैं हमारे लिए, बाज़ दफ़ा हमारे तलबा के लिए, और उनकी ट्रेनिंग भी शायद उस तरह नहीं होती। उनका वो उन्होंने शायद इतनी मेहनत नहीं की होती ज़ुबान के ऊपर, अंग्रेज़ी ज़ुबान के ऊपर, कि वो उसको मतलूबा पैराए में लिख सकें और मतलूबा नताइज अख़ज़ कर सकें। अब पुअर एकेडमिक लैंग्वेज का आप अंदाज़ा यहाँ से लगाइए कि अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर भी स्टूडेंट्स ने फ़ाश गलतियाँ की होती हैं ग्रामर की। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि पहला जुमला ही गलत होता है, और अक्सर ये भी देखने में आया कि जो आपका टॉपिक है, टॉपिक की वर्डिंग भी ग्रामेटिकली ठीक नहीं है। ये भी देखने में आता है कि हमारे तलबा की जो टॉपिक है, बाज़ दफ़ा उसका सिंटैक्स है, वो भी प्रॉब्लमैटिक होता है। और एब्स्ट्रैक्ट जो कि आपकी रिसर्च की जिस्ट है, उसका एक बहुत पिथिएस्ट पार्ट है उसका, उस जिसको आपको बहुत तवज्जो और ध्यान से लिखना चाहिए। इवन समटाइम्स दैट हैज़ वेरी ग्लेरिंग मिस्टेक्स ऑफ ग्रामर। आप उन्हें मिस्टेक्स कहें, एरर कहें, जो भी कहें। तो पुअर एकेडमिक लैंग्वेज के तो इतने डायमेंशंस हैं कि आप उनको गिनते चले जाएं। इसी तरह इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हमने अक्सर देखे हैं कि आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है वो डायरेक्ट रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए। डायरेक्ट रिसर्च क्वेश्चन में ये है कि जो आपका डब्ल्यू एच वर्ड है, उसके फ़ौरन बाद आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि हमारे स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट क्वेश्चन को रिसर्च क्वेश्चन के तौर पे लिख देते हैं। कोहेरेंस बिल्कुल नहीं होती, बाज़ दफ़ा थीसिस में ढूँढना पड़ता है कि कौन-सा आइडिया चल रहा है, कौन-सी बात चल रही है, किस मौज़ू पे बात हो रही है। तो कोहेरेंस भी एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे तलबा को इसमें प्रॉपर मेहनत करनी चाहिए, ट्रेन करना चाहिए
कि कोहेरेंस क्या है, उसकी डिवाइसेस क्या हैं, आप उसे कैसे अचीव कर सकते हैं। इसी तरह डैंगलिंग मॉडिफायर्स एक और बहुत बड़ा इशू है। अब ये सारी वो बातें हैं, बल्कि ये बातें नहीं, ये सारे मौज़ूआत हैं, ये सारे उन्वानात हैं, इनके ऊपर अलग-अलग बात हो सकती है और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में मैं इन मौज़ूआत के ऊपर अलग-अलग बात करूँगा ताकि जो मसाइल हैं वो खुल के सामने आ सकें। डैंगलिंग मॉडिफायर्स हमने अक्सर देखा है कि जुमले के अंदर एक मॉडिफायर है लेकिन पता नहीं चल रहा कि वो किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है। फ्रेगमेंट्स बहुत कॉमन होते हैं। फ्रेगमेंट्स का मतलब है कि आपने एक इनकम्प्लीट सेंटेंस लिख दिया, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट या सब्जेक्ट नहीं है, अगर सब्जेक्ट है तो प्रेडिकेट नहीं है, और अगर आपने एक इंडिपेंडेंट क्लास नहीं लिखी, डिपेंडेंट क्लास लिखी है, तो साथ उसकी एक इंडिपेंडेंट क्लास भी होनी चाहिए। तो फ्रेगमेंट्स बहुत कॉमन कॉमन होंगे। रन-ऑन्स बहुत होंगे। रन-ऑन्स एक और प्रॉब्लम है आपके सेंटेंस की कि 2 सेंटेंसेस ऐसे थे कि जिनके बीच में आपने फुल स्टॉप लगा के उनको अलग करना था, लेकिन आपने दोनों को मिला दिया। इसी तरह आप इस पे बात करते चले जाएं तो इसमें से डिफरेंट जो मौजूआत हैं वो खुलते चले जाएंगे, लेकिन सरेदस्त ये इसका मौजू नहीं है, तो इसलिए मैं इसको इख्तिसार से काम लेते हुए जो पहली वजह है पुअर एकेडमिक लैंग्वेज, इसके बारे में इंतहा दर्जे की संजीदगी की ज़रूरत है। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स की हमने प्रॉब्लम्स बहुत नोट की हैं थीसिस के अंदर। तो ये सारी चीज़ें यकदम से नहीं आएंगी। हमारे यहाँ मफरूज़ा ये है कि आपने पीएचडी का थीसिस लिखना शुरू कर दिया, तो बस उस वक़्त आप मेहनत करेंगे तो आप वो थीसिस लिख लेंगे। हम ये भूल जाते हैं कि इसके लिए एक लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड आपको ट्रेनिंग चाहिए, एक एकेडमिक लैंग्वेज के अंदर आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिसके अंदर आपने बहुत इनपुट दी हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये कतन इस तरह नहीं होता कि यकदम आपको एक काम की ज़रूरत पड़े जिसके लिए आपने पहले प्रीवियसली आपके पास वो मतलूबा ट्रेनिंग नहीं है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और यकदम आप उससे ओहदा बरा हो जाएं और बतरीके एहसन आप उसको सरअंजाम दें, ये मुमकिन नहीं है। तो प्रूफ रीडिंग के मसाइल बहुत आते हैं। हमारे स्टूडेंट्स जो है वो प्रूफ रीडिंग बहुत केयरलेसली करते हैं। अगर करेंगे भी तो उसमें उसके बावजूद प्रॉब्लम्स जो है उसमें पेश आएंगी। तो आप ये देखिए कि प्रूफ रीडिंग के लिए प्रोफेशनल सर्विसेज भी ऑफर की जाती हैं। हत्ता कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी, अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, जो थीसिस राइटिंग की जो एक्सरसाइज है, इसमें वो प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग की प्रोफेशनल सर्विसेज भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ऑफर करती हैं। तो इन शॉर्ट, पहली वजह जो है आपने इसको ओवरकम करना है। ठीक है, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स होती हैं, हम ये कह देते हैं स्लिप ऑफ कीबोर्ड है, स्लिप ऑफ पेन है, टाइपो है, लेकिन प्लीज़ याद रखिए कि आप एक वर्ड प्रोसेसिंग एज में रह रहे हैं। वर्ड प्रोसेसिंग एज के अंदर जो टॉलरेंस होता है ना टाइपोस के लिए, वो दिन ब दिन रिसीड हो रहा है, कम हो रहा है। अब इस आर्ग्यूमेंट को कोई एंटरटेन नहीं करता कि ये टाइपोग्राफिकल मिस्टेक थी, ये स्लिप ऑफ पेन हो गई थी, क्योंकि अब तो इतना वर्ड प्रोसेसिंग उस सतह पे पहुंच चुका है, इतनी तरक्की कर चुकी है ये सारी चीज़ें कि वो आपके आर्ग्यूमेंट को एंटरटेन नहीं करते कि आपने प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग में इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। तो पहली जो सरे फहरिस्त जो वजह है वो है पुअर एकेडमिक लैंग्वेज। अब आइए दूसरी वजह के ऊपर। जो दूसरी रीज़न है वो है बैड सुपरवाइज़र। ये बैड का वर्ड मैंने इसलिए लिखा है कि ये पॉलीसीमिक है, ये उन तमाम सारे मफ़हूम को कवर करता है जिसकी मैं अदायगी यहाँ करना चाहता हूँ। बैड सुपरवाइज़र का मतलब ये नहीं कि वो कोई बुरा इंसान है या उसकी शोहरत अच्छी नहीं है। बैड सुपरवाइज़र का मतलब यहाँ पे जो जो मेरी मुराद है, वो इससे 2 चीज़ें मुराद हैं। एक, वो इनकम्पिटेंट है, जो भी सुपरवाइज़र है। दूसरा, अगर इनकम्पिटेंट नहीं है, तो वो उसमें इंटेग्रिटी नहीं है, वो कोऑपरेटिव नहीं है, वो कमिटेड नहीं है आपके साथ। तो जब तक ये 2 क्वालिटीज़ किसी सुपरवाइज़र में ना हों, आप उसको कभी भी सिलेक्ट ना करें। ये याद रखिए, टॉपिक सिलेक्शन से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ सुपरवाइज़र सिलेक्शन होती है। लेकिन हमारे यहाँ ये देखने में आया है कि हमने टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं और सुपरवाइज़र कोई भी नहीं मिल रहा होता। फिर हमारे स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेटर के पास जाते हैं, तो वो किसी को नॉमिनेट कर देगा कि बाकी सब के पास तो नंबर पूरा हो चुका है, आप फलाँ के पास चले जाइए, वो आपको एंटरटेन कर लेगा। अच्छा, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उसकी इंटेग्रिटी लेवल क्या है, उसकी कमिटमेंट का लेवल क्या है, वो उसमें वो कॉम्पिटेंस भी है कि वो आपको सुपरवाइज़ कर सके। तो बैड सुपरवाइज़र का मतलब ये है कि या तो सुपरवाइज़र इनकम्पिटेंट है, उस फील्ड में आपको गाइड नहीं कर सकता, या वो उसका फील्ड नहीं है, ये भी याद रखिए। उसका फील्ड ना होना एक और बात है, ये इनकम्पिटेंस में नहीं आता। और तीसरा, उसमें वो इंटेग्रिटी का बेयर मिनिमम लेवल नहीं है कि ही और शी शुड लिव अप टू
द कमिटमेंट्स विच ही और शी मेक्स। तो बैड सुपरवाइज़र एक दूसरी वजह है हमारे यहाँ पीएचडी और एमफिल के थीसिस की रिजेक्शन की, या जो स्टूडेंट को जितनी मुश्किलात पेश आती हैं उनको लिखने की। तीसरी वजह, सून आई विल बिगिन टू राइट ऑल दिस। आप अपने ज़हन में चीज़ों को इकट्ठा करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, या कम से कम एक मफ़रूज़ा कायम करते जाते हैं कि मुझे ये भी पता चल गया, मुझे ये भी पता चल गया, मुझे ये भी पता चल गया। बस मैं अगले हफ़्ते लिखना शुरू करूँगा, अगले माह लिखना शुरू करूँगा, आज लिखना शुरू करूँगा, कल लिखना शुरू करूँगा। तो चलते, चलते, चलते बिल्कुल आप डेड एंड पे पहुँच जाते हैं। तो ये जो एक आपकी प्रोक्लेमेशन होती है, एक प्रॉमिस होता है कि मैं बिल्कुल लिखना शुरू कर दूँगा, बस एक दिन बैठूँगा, तो ये तो चीज़ें तो बहुत आसान हैं, मेरे ज़हन में तो बहुत क्लियर हैं। लेकिन देखें, चीज़ों का ज़हन में क्लियर होना, उनके अंदर जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो उस वक़्त तक आपके सामने नहीं आती, जब तक आप उनको पेपर के ऊपर लिखते नहीं हैं। ये बिल्कुल ऐसे है कि मेरे ज़हन के अंदर एक अपने घर का डिज़ाइन है कि मैं अपना घर इस तरह बनाऊँगा, उसमें ये चीज़ें होंगी। लेकिन जब मैं घर बनाना शुरू करूँगा, हकीकत के अंदर ऑन ग्राउंड बनाना शुरू करूँगा, फिर मुझे पता चलेगा कि कैसे मसाइल थे, जिनका मुझे बिल्कुल भी इदराक नहीं था, जिनकी बाबत मैंने बिल्कुल पहले से कुछ भी नहीं सोचा था। तो इस ये जो रवैया है, इसको बिल्कुल तर्क करना पड़ेगा। जो कंटिन्यूअस राइटिंग है, वो दैट इज़ द की। प्लीज़ डोंट लीव इट एज़ एन एंड एक्टिविटी, बल्कि आपकी जो थिंकिंग है वो भी आपके लिखने के साथ-साथ इवॉल्व होती है। अगर आप ये मफ़रूज़ा लेके बैठ गए हैं कि मैं अभी अपनी थिंकिंग को इवॉल्व कर रहा हूँ, तो वन्स आई हैव इवॉल्व्ड माय थिंकिंग आई वुड सिट डाउन टू राइट, तो ये एक गलत मफ़रूज़ा है। आप लिखिए, आप लिखना शुरू कर दीजिए, आपकी राइटिंग भी चलती जाएगी, आपका राइट अप भी चलता जाएगा, आपकी थिंकिंग का इवोल्यूशन जो है वो भी परवान चढ़ता जाएगा। इसलिए आपकी जो राइटिंग है वो आपकी थिंकिंग को इवॉल्व करती है, और जो आपकी थिंकिंग है वो आपकी राइटिंग को अकम्प्लिश करती है। ये दोनों के अंदर एक म्यूचुअल रिलेशंस होता है। हमारे तलबा क्या करते हैं, वो चीज़ों को पोस्टपोन करते जाते हैं। ठीक है, मुझे ये भी समझ आ गई है, मुझे ये भी समझ आ गई है, मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, मैं लिखना शुरू कर दूँगा, कोई मसला नहीं बनेगा। लेकिन हकीकत में इस तरह नहीं होता, और इसका इदराक उन्हें उसी वक़्त होता है जब फाइनली वो अपना ड्राफ्ट लिखना शुरू करते हैं। चौथी जो वजह है वो है द इल्यूजन ऑफ क्वालिटी। प्लीज़ ये बात याद रखिए, क्वालिटी एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, ये एक आइडियल है, ये एग्ज़िस्ट नहीं करती एक आइडियल फॉर्म के अंदर, एक एब्सोल्यूट फॉर्म में क्वालिटी एग्ज़िस्ट नहीं करती। डोंट बी परफेक्शनिस्ट, प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग समथिंग, पुट समथिंग डाउन ऑन द पेपर। कुछ लिखिए, जब आप कुछ लिखेंगे, फिर उसकी क्वालिटी पे बात होगी। मैंने अक्सर तलबा को ये कहते हुए सुना है, सर मैं जब लिखने बैठता हूँ या लिखने बैठती हूँ, तो मैं उसमें वो क्वालिटी अचीव नहीं कर पाती या कर पाता। तो भाई ये तो पहला कदम है, आप पहले लिखना तो शुरू करें। और अगर आपने लिखना शुरू ही नहीं किया, बल्कि ज़हन के अंदर क्वालिटी का एक आइडियल तसव्वुर आप कायम करके बैठ गए कि मैं इस तरह लिखूँगा, या मेरी परफेक्शनिस्ट अप्रोच है, जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं नहीं लिखूँगा, पहले मैं इन चीज़ों को देखूँगा, तो यकीन जानिए आप कभी भी लिख नहीं पाएँगे, आप टाइम बार्ड हो जाएँगे। जब आप टाइम बार्ड हो जाएँगे, तो वो जो इल्यूजन ऑफ क्वालिटी है, उसकी जो एक डिज़ास्ट्रस नेचर है, फिर उस वक़्त आपके सामने आएगी कि किस तरह आप बिल्कुल एक गलत रवश के ऊपर आप कारबंद थे। आगे चलिए, जो 5वीं वजह है, वो है टेकिंग लिटरेचर रिव्यू एज़ अ फिलर एंड अ स्टॉप गैप। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स लिटरेचर रिव्यू के टॉपिक को एक फिलर के तौर पे लेते हैं, एक स्टॉप गैप के तौर पे लेते हैं, कि वर्ड काउंट पूरा हो जाएगा। चलें जी, इतने वर्ड हमने लिखने थे, तो लिटरेचर रिव्यू में हम इतने वर्ड पूरे कर लेंगे। हमारा जो लिटरेचर रिव्यू है वो एक फिलर है, तो हम उसको एक फिलर के तौर पे, हालाँकि आप ये भी ज़हन में रखिए, लिटरेचर रिव्यू आपके थीसिस का एक अहम तरीन हिस्सा है। ये लिटरेचर रिव्यू ही है जो आपके एनालिसिस के अंदर डेप्थ और ताकत पैदा करता है। आपके तज्ज़िये के अंदर जो ताकत है, जो उसके अंदर जो एक रेलेवेंस है, उसके अंदर जो एक पावर है, वो लिटरेचर रिव्यू से आती है। जब आप मुख्तलिफ लोगों की आरा को देखते हैं, उनके नुक्ता नज़र को देखते हैं, उसके बाद आप फैसला कर पाते हैं कि आपने किस ज़ाविये से बात करनी है। आपने किस पहलू से अपने मौजू का जायज़ा लेना है, और किस ज़ाविये और किस पहलू से उसका जायज़ा लेना आपके टॉपिक को रेलेवेंट बनाएगा करंट सिनेरियो के अंदर जिसमें आप रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ लिटरेचर रिव्यू को
एक फिलर, एक स्टॉप गैप एक्टिविटी के तौर पे देखा जाता है कि बस ये तो कोई मसला नहीं है, ये तो हमारी रिसर्च नहीं है, एक्चुअल रिसर्च तो इसके बाद शुरू होगी। हालाँकि मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि फॉर गॉड सेक एक अच्छा लिटरेचर रिव्यू लिख के लाएँ मेरे पास। वो लिख के लाते हैं, मैं उनको फर्दर उस बात के ऊपर इसरार करता हूँ कि नहीं, इसके अंदर वो रिगर होनी चाहिए। जितना अच्छा आप लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे, वो सारी रिगर आपके एनालिसिस में जाके रिफ्लेक्ट होगी, आपके कंक्लूजन में जाके रिफ्लेक्ट होगी। आप एक यू विल बी एबल टू डेवलप एन इडियम। आप एक असलूब डेवलप कर लेंगे जिसमें आपने बात करनी है। तो ये 5वीं वजह वजह है कि लिटरेचर रिव्यू के बारे में जो हमारा रवैया है बदकिस्मती से, वो बहुत ही गैर संजीदा है। छठी वजह आउटडेटेड रीडिंग। देखिए, अगर आपने एक किताब आज पढ़ी है या आपके जहन में एक बात आ जाई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नई बात है। मुमकिन है वो 20 साल पहले एकेडेमिया में आ चुकी हो, 15 साल पहले एकेडेमिया में आ चुकी हो। तो इसीलिए जो मैंने दूसरी बात लिखी थी कि बैड सुपरवाइजर, आपका सुपरवाइजर आपको बताएगा कि जो आइडियाज आप सॉर्ट आउट कर रहे हैं, जो आइडियाज आप डिलिमिट करते जा रहे हैं, सिलेक्ट करते जा रहे हैं, शॉर्ट लिस्ट करते जा रहे हैं, उनकी कंटेम्प्रेरी वैल्यू क्या है? कहीं वो आउटडेटेड तो नहीं है, वो ऑब्सोलीट तो नहीं है। तो हमारे यहाँ अक्सर ये देखने में आया है कि स्टूडेंट इन ऑल ऑनेस्टी दे रीड अ बुक और दे रीड एन essay and they consider that it is something quite new, whereas that is not new. वो एकेडेमिया के अंदर उसके ऊपर बात हो चुकी है, उसका एंटीथीसिस भी आ चुका होता है, लेकिन उनको पता नहीं होता। और अपनी सारी ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ वो उसको एक जेन्युइन, एक नए आर्ग्यूमेंट के तौर पे प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये छठी वजह है हमारे यहाँ, जो अक्सर हम देखते हैं, जो हमारे मेयार को, पीएचडी की रिसर्च के मेयार को या एमफिल की रिसर्च के मेयार को शदीद तरीके से मुतासर करती है। सातवीं जो रीज़न है वो मैं लिखे है पुअर शैलो नो एनालिसिस। कि हमारे यहाँ जो एनालिसिस है वो अक्सर व बेशतर पुअर होगा, बहुत सतही होगा, शैलो होगा, या कभी तो होगा ही नहीं। कि वो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन होगी। अगर आपका लिटरेचर के ऊपर थीसिस है तो आप क्या कर रहे हैं कि कोटेशन आफ्टर कोटेशन आप लिखते चले जा रहे हैं, उसी को आप पैराफ्रेज करते जा रहे हैं, उसी को आप रीडिस्क्राइब करते जा रहे हैं, उसी को आप रीवर्ड करते चले जा रहे हैं। तो दिस इज नॉट एनालिसिस, इन फैक्ट दिस इज पुअर एनालिसिस और दिस इज शैलो एनालिसिस। और अगर बिल्कुल भी आपने इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा तो ये देन यू आर हेडिंग टुवर्ड्स नो एनालिसिस। इट इज जस्ट लाइक डिस्क्रिप्शन। आप चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप चीज़ों को नरेट करते चले जा रहे हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। एनालिसिस उस वक्त आएगा जब आप एक अपने इंडिपेंडेंट क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। और अपने एक इंडिपेंडेंट पर्सनल क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से जब आप बात करेंगे, किसी चीज़ को एनालाइज करेंगे, किसी चीज़ के ऊपर आप एक राय देंगे, लेकिन वो आपकी जो ओपिनियन है वो इन्फॉर्म्ड ओपिनियन होगी, वो कुछ सस्पेंडेड ओपिनियन नहीं होगी। तो उसकी बुनियाद पे आप कह सकते हैं कि आपने किसी चीज़ का तज्जिया किया है। तज्जिया है कि किसी पेचीदा चीज़ को उसके स्मॉलर पार्ट्स में तकसीम करके उसका जायज़ा लेना और उसकी बाबत को राय कायम करना और उस राय के लिए अपने दलाइल मुहैया करना। असल तो एनालिसिस ये है। लेकिन हमारे यहाँ वही बात कि एनालिसिस जो है वो भी डिस्क्रिप्शन या नरेशन की एक फॉर्म के तौर पे एक कंसिडर किए जाते हैं कि आप चीज़ों को डिस्क्राइब करते चले जाते हैं, आप चीज़ों को नरेट करते चले जाते हैं, इस असम्पशन के साथ कि आप एनालिसिस कर रहे हैं, हालांकि आप एनालिसिस नहीं कर रहे। इसी तरह जो कंपैरेटिव स्टडीज में अक्सर देखा गया है कि आपने एक पर्सनैलिटी की दूसरे के साथ कंपैरेटिव स्टडी की, एक पीस ऑफ लिटरेचर की, वर्क ऑफ लिटरेचर की दूसरे वर्क ऑफ लिटरेचर के साथ, एक एरा की दूसरे एरा के साथ। तो उसमें चंद क्वालिटीज आपने एक साइड की ले ली, चंद क्वालिटीज आपने दूसरी साइड की ले ली, और बस उनको जक्सटापोज करके आपने ये अस्यूम कर लिया कि गोया कि आपने एनालिसिस कर दिया है। तो ये भी मौजू इतना वसी है कि इसके ऊपर हम बाद में तफसील से किसी अलहदा से किसी वीडियो में बात करेंगे कि रिसर्च के अंदर एनालिसिस क्या है और किस तरह मुनासिब अंदाज के अंदर, एक एक्सेप्टेबल अंदाज के अंदर एनालिसिस करना चाहिए। आठवीं वजह जो बहुत अहम है वो है एक्सीडिंग डेडलाइंस। देखिए, ट्राई नॉट टू एक्सीड द डेडलाइन। और डेडलाइन दो तरह की है, एक ऑफिशियल डेडलाइन है जिसमें बहुत मार्जिन होता है। प्लीज डोंट गो बाय ऑफिशियल डेडलाइन। अपने लिए आप एक ज्यादा स्ट्रिक्ट पर्सनल डेडलाइन सेट करें। ऑफिशियल डेडलाइन जो होती है दैट इज फॉर द वीकेस्ट पीपल। द वीकेस्ट पीपल शुड रीच बाय नो दिस माइलस्टोन, इसके यहाँ तक पहुंच जाना चाहिए उस बंदे को जो बेचारा बहुत ही वीक है। लेकिन देखिए, वो आपके लिए नहीं है,
अगर आपने आइडियली प्रोसीड करना है तो अपने लिए एक ज़्यादा स्ट्रिक्ट डेडलाइन सेट करें और फिर उसको फॉलो करें। ये ऑफिशियल डेडलाइन और पर्सनल डेडलाइन का जो फ़र्क है, इसको बिल्कुल अगर आपने समझना हो तो ये देखिए कि जो 33 नंबर लेके पास होने वाली बात है, वो ऑफिशियल डेडलाइन होती है कि भाई 33 नंबर जो बिल्कुल वो भी नहीं ले सकता, फिर उसने तो फेल ही होना है। लेकिन आपका जो स्टैंडर्ड है, जो आपका टारगेट है, वो 33 नंबर तो नहीं होने चाहिए। आपका टारगेट तो 80, 85, 90, 70 नंबर होना चाहिए। तो याद रखिए, जो लोग बिल्कुल तकिया करके बैठ जाते हैं ऑफिशियल डेडलाइंस के ऊपर, वो उन्हीं लोगों की कबील में से हैं जो 33 नंबर को अपना टारगेट और अपना हदफ बना के प्रोसीड कर रहे होते हैं। आप अपने लिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट डेडलाइन सेट करें। कुछ अगर आपका थीसिस वक्त से पहले कंप्लीट हो जाएगा, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी आपके हक में। आप उसे रिवाइज कर सकेंगे, आप उसे देख सकेंगे, क्रिटिकली आप उसको रीएनालाइज कर सकेंगे, तो वो टाइम तो आप यूटिलाइज कर पाएंगे। लेकिन प्लीज नेवर गो बाय ऑफिशियल डेडलाइंस, दे आर फॉर द वीकेस्ट, एंड इफ यू सेट दोज डेडलाइंस फॉर देमसेल्व्स, यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड योर फ्यूचर। आपने अपनी फेट को पहले से डिसाइड खुद ही कर लिया है। नाइन्थ जो रीजन मैंने लिखी है वो है एक्सेसिव कोटेशंस। ये चीज भी इतनी आम हमने देखी है कि कोटेशन आफ्टर कोटेशन, कोटेशन आफ्टर कोटेशन, कोटेशन आफ्टर कोटेशन। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब आप एक्सेसिवली लोगों को कोट कर रहे होते हैं, तो दीज आर रेड फ्लैग्स। देन यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। इनफैक्ट यू आर परहैप्स यू आर मीटिंग द वर्ड काउंट। आप वो जो लफ्जों की लिमिट है शायद वो पूरी कर रहे हैं। तो एक्सेसिव कोटेशंस जो हैं वो रेड फ्लैग्स हैं। आपका जो रिव्यूअर है, जो आपका एग्जामिनर है, ही और शी विल बी अलार्म टू सी सो मेनी कोटेशंस। तो कोटेशन के बारे में एक गोल्डन प्रिंसिपल याद रखिए। प्लीज नेवर कोट एनीथिंग इफ यू कैन रीफ्रेज इट। डायरेक्टली उसी वक्त कोट करें कि जब उसकी वर्डिंग, एग्जैक्ट सिंटेक्स उस कोटेशन का इतना अप्रोप्रिएट है और इतना डेलिकेट है कि रीफ्रेजिंग जो है वो उसकी एसेंस को डैमेज करेगी। अगर तो ये है तो आप उसको बिल्कुल एज इट इज कोटेशन की फॉर्म में लिख दें। लेकिन अगर आप उसको रीफ्रेज कर सकते हैं, उसकी रीफ्रेजिंग पॉसिबल है, तो फिर आप उसको रीफ्रेज करके साइट कर दें। डू साइट द राइटर, नॉलेज करें राइटर को, लेकिन रीफ्रेज करें। जो डायरेक्ट कोटेशंस का जो ट्रेंड है, इसको डिस्करेज करें। इसलिए कि डायरेक्ट कोटेशंस उसी सूरत में होनी चाहिए कि जब वो एग्जैक्ट जो जुबान है, जो सिंटेक्स है, वो इस कदर अप्रोप्रिएट है और इतना डेलिकेट है कि किसी भी any amount of rephrasing will damage that essence, that syntactic essence or semantic essence. Then you can go for quotation. And similarly, an opposite problem is insufficient quotation. कि बाज लोग एक दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, उनके यहाँ कोई साइटेशन नहीं मिलती। तो देखिए, अगर आपके यहाँ कोई साइटेशन नहीं मिल रही, कोई कोटेशन नहीं मिल रही, तो फिर तो थ्री पॉसिबिलिटीज हैं। या तो ये प्लेजरिज्म है, या ये सेल्फ ओपिनियन है, या फिर ये एनेक्डोटल नरेशंस है। आप अपनी तरफ से एनेक्डोटल वे में प्रोसीड करते चले जा रहे हैं, या आपकी सेल्फ रिपोर्टिंग है, वो भी प्रोसीड करती चली जा रही है। तो इन आइदर केस इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो देयर शुड बी अ डेलिकेट बैलेंस ऑफ कोटेशंस। ये बहुत बहुत ज़्यादा भी ना हो, बहुत कम भी ना हो, लेकिन जो हों वो अप्रोप्रिएट हों, ताकि आपका जो आर्ग्यूमेंट है आप उसको सब्सटेंशिएट कर सकें। 11 इज लैक ऑफ अलाइनमेंट। देखिए, देयर शुड बी अलाइनमेंट बिटवीन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चंस, मेथडोलॉजी एंड एनालिसिस। इन सब के अंदर एक अलाइनमेंट होनी चाहिए, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। असूल की जो कंसिस्टेंसी है, यकसानियत है, वो सब के अंदर नजर आनी चाहिए। अगर आपका पैराडाइम पोस्ट पॉजिटिविज्म है, तो फिर हर चीज पोस्ट पॉजिटिविस्ट होनी चाहिए। ये नहीं है कि पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर आप पॉजिटिविस्टिक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, आपका स्टांस जो है वो स्विच कर रहा है। यू आर स्विचिंग बिटवीन पोस्ट पॉजिटिविस्ट स्टांसेस एंड पॉजिटिविस्ट स्टांसेस। तो ये नहीं होना चाहिए। ये भी हमने अक्सर देखा है हमारे यहाँ कि स्टूडेंट्स के यहाँ अलाइनमेंट नहीं है। उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का पैराडाइम डिफरेंट है, उनकी रिसर्च मैथडोलॉजी का पैराडाइम डिफरेंट है, उनके एनालिसिस का पैराडाइम डिफरेंट है। तो जो पैराडाइम है दैट विल डिफाइन योर ट्रेजेक्ट्री। जब आपकी ट्रेजेक्ट्री डिफाइन हो जाएगी तो उसके अंदर जो अलाइनमेंट है वो कंसिस्टेंट हो। जो पैराडाइम आप लेके चल रहे हैं उसकी अलाइनमेंट जो है दैट शुड रन ऑल थ्रू योर थीसिस, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड।
तो इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखिए। आगे 12 पे इनकंसिस्टेंट टर्मिनोलॉजी एंड स्पेलिंग। इनकंसिस्टेंसी टर्मिनोलॉजी एंड स्पेलिंग में क्या है कि आप ये बात जहन नशीन रखें कि आपका थीसिस क्रिएटिव राइटिंग नहीं है। इट इज़ नॉट योर क्रिएटिव राइटिंग। इसके कुछ कन्वेंशंस हैं। इसमें जो टर्मिनोलॉजी की कंसिस्टेंसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट के लिए एक टर्म एक जगह इस्तेमाल करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट के लिए दूसरी टर्म दूसरी जगह इस्तेमाल कर देंगे। मसलन एक जगह इग्नोस्टिसिज्म इस्तेमाल कर दिया, चलते 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 डाउन द लाइन जस्ट दे गेव अनदर टर्म स्केप्टिसिज्म। अब इग्नोस्टिसिज्म और स्केप्टिसिज्म आर टू डिफरेंट थिंग्स, टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। तो लेकिन इनमें माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं। टर्मिनोलॉजीज के अंदर जो फ़र्क होते हैं वो बड़ा नाजुक फ़र्क होता है, उसको समझना होता है। तो कंसिस्टेंटली बी क्लियर कि आप कौन सी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उसकी रेमिफिकेशंस क्या हैं आपकी रिसर्च के लिए, आपके एनालिसिस के लिए। तो फिर उसी के साथ कंसिस्टेंट रहें, डोंट स्विच। उसको उसी सूरत में स्विच करें कि जब वाकयातन आपको ज़रूरत पड़ रही है किसी दूसरी टर्मिनोलॉजी के लिए। इसी तरह स्पेलिंग का देखा गया है, कभी अमेरिकन स्पेलिंग यूज़ कर दिए, कभी ब्रिटिश कर दिए। तो ये भी वो है जो कि जो आपके तासुर को ख़राब करती है इवैल्यूएटर के ज़हन में कि आप बहुत, इसका मतलब है कि आप उतना केयरफुली लिख आपने अपने ड्राफ्ट को नहीं लिखा या उसको देखा नहीं है। तो जो फाउलर ने कहा था कि एलिगेंट, ये एलिगेंट वेरिएशंस हैं। तो फाउलर ने इसको डिस्करेज किया था कि वे बैक जब उसने वो अपनी किताब लिखी थी इंग्लिश यूसेज। तो एलिगेंट वेरिएशंस जो हैं इनसे अवॉइड करें। कंसिस्टेंसी इज द रियल थिंग। आपकी टर्मिनोलॉजी के अंदर, आपके स्पेलिंग के अंदर जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़रूरी है। नंबर 13 के ऊपर है लैक ऑफ कंप्लायंस विद द स्टाइल गाइड। हमने देखा है कि एमएलए के अंदर एपीए की कन्वेंशन यूज़ हो रही होती है, एपीए के अंदर एमएलए की कन्वेंशन यूज़ हो रही है होती हैं। एमएलए के अंदर शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल की कन्वेंशन जो है वो यूज़ हो रही होती हैं। तो दिस गिव्स वेरी बैड इंप्रेशन, दिस लीव्स वेरी बैड इंप्रेशन कि आपने जो स्टाइल गाइड रिकमेंडेड है आप उसको फॉलो करें, नो मैटर व्हाट दैट स्टाइल गाइड इज। ऑल द स्टाइल गाइड्स आर स्टैंडर्ड, किसी को भी फॉलो किया जा सकता है। लेकिन आपके इदारे ने जो तजवीज़ की है स्टाइल गाइड, आप उसी को, उसी मैनुअल को, उसी स्टाइल गाइड को आप फॉलो करें और कंसिस्टेंटली फॉलो करें। फिर उसके अंदर वेरिएशंस किसी किस्म के नहीं आने चाहिए। नंबर 14, लॉन्ग पैराग्राफ्स, नेवर एंडिंग पैराग्राफ्स। आई मीन आप एक पैराग्राफ शुरू करते हैं, फिर पेजेस आफ्टर पेजेस वो पैराग्राफ चलता जाता है, चलता जाता है। हालांकि एक पैराग्राफ, वन पैराग्राफ शुड आइडियली डील विद वन सिंगल डोमिनेंट आइडिया। वंस यू आर डन विद दैट आइडिया प्लीज मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि पैराग्राफ जो होते हैं दे आर हौच पौच, उसमें इतनी आइडियाज जो हैं दे आर जम्बल्ड, दे आर हैपहैजर्डली लाइंग juxtaposed, no consistency, no coherence. So as a result we come across long paragraphs. So that gives another very bad impression. Academic writing never consists of long paragraphs. Long paragraphs are dangerous for more than one reason. They make the readability of your draft very difficult. बहुत मुश्किल होता है आपके कारी के लिए, आपके एग्जामिनर के लिए आपके थीसिस को पढ़ना जब एक पैराग्राफ 4 पेजेस के ऊपर चला जाता है। सेकेंडली, यू कैनॉट राइट अ लॉन्ग पैराग्राफ विदाउट अफेक्टिंग योर आर्ग्यूमेंट। यू कैनॉट राइट अ लॉन्ग पैराग्राफ विदाउट डैमेजिंग योर कोहेरेंस। कहीं ना कहीं आप उसमें गड़बड़ करते जा रहे हैं, या तो आप आइडियाज के ऊपर आइडियाज की भरमार है जिनका आप जिक्र करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, जिसका एंड रिजल्ट किसी भी सूरत में आपके हाथ में अच्छा नहीं निकलेगा। 15 नंबर के ऊपर जो वजह है, 15 नंबर, यूजिंग सेकेंडरी रेफरेंसेस विदाउट चेकिंग द प्राइमरी वंस। अक्सर हमारे स्टूडेंट्स वो रिलाई कर लेते हैं सेकेंडरी रेफरेंसेस के तौर पे। ठीक है, जर्मी मंडे ने ये बात की है डेविड क्रिस्टल के हवाले से, डेविड क्रिस्टल ने ये बात की है रोमान याकब्सन के हवाले से, रोमान याकब्सन ने ये बात की है बाख्तीन के हवाले से, बाख्तीन ने ये बात की है कार्ल मार्क्स के हवाले से। देखिए, वी आर लिविंग इन अ पीडीएफ एज, बहुत कुछ एक्सेसिबल है। थोड़ी सी जहमत करें, थोड़ी सी रिगर के साथ आप आगे बढ़ें। ट्राई टू गेट डाउन टू द प्राइमरी रेफरेंस इफ इट इज पॉसिबल। उसको जरा देख लें। जरूरी नहीं है कि सेकेंडरी रेफरेंस ने जिस तरह उस बात को कोट किया, सेकेंडरी सोर्स ने
उसका कॉन्टेक्स्ट भी वही था जो आपकी रिसर्च का है। मे बी उसने अपने कॉन्टेक्स्ट में उसको कोट किया हो विच डजंट सूट योर कॉन्टेक्स्ट। लेकिन हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि हम सेकेंडरी रिसोर्सेज के ऊपर, सेकेंडरी रेफरेंसेस के ऊपर इस तरह रिलाई कर देते हैं कि हम उनको प्राइमरी जो सोर्स है उसी का कमोपेश स्टेटस दे के हम लिख देते हैं और एज साइटेड लिख देते हैं। हालांकि ये उसी वक्त होता है एज साइटेड जब व्हेन यू हैव नो एक्सेस टू द डायरेक्ट प्राइमरी सोर्स। जब आपके पास प्राइमरी सोर्स की एक्सेस है फिर आप सेकेंडरी सोर्स को एज साइटेड करके अपनी थीसिस में, अपनी रिसर्च में शामिल नहीं करेंगे, या कम से कम इस बात की हौसला शिकनी की जाती है। 16 नंबर पे जो वजह है वो है जनरलाइजेशंस, द रेड फ्लैग्स। बहुत ज़्यादा जनरलाइजेशन आपने दे दी, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट, स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी विदाउट क्वालिफाइंग योर स्टेटमेंट। So a good researcher will always qualify what he or she says. Research is not about generalizations. Generalization जो है वो शायरी के अंदर है, वो मुबालगा है, वो लिटरेचर के अंदर है। तहकीक में, रिसर्च में आपकी जनरलाइजेशंस नहीं हैं, बल्कि हर बात नपी तुली एक खास पैराए में, एक खास पैराडाइम में, एक खास जाविये से आप करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि तहकीक की जुबान जो है वो इसी तरह होती है, as far as the present researcher knows in the light of this analysis one of the researchers, हम ये नहीं कहते the researchers, या हम ये भी नहीं कहते one of the most outstanding sorry, हम ये नहीं कहते the most outstanding researchers, हम कहते हैं one of the most influential writers. There are others also but we are discussing just one writer here. तो इससे भी इज्तनाब करें, जो जनरलाइजेशंस हैं अपनी बात को नपे तुले मतवाजन अंदाज में करें और उसी से आपके अंदर इस्तिदलाल की, आर्ग्यूमेंट की एक कुव्वत और ताकत पैदा होगी। 17 नंबर के ऊपर है रेफरेंसेस मिसिंग इन द बिब्लियोग्राफी। क्या आपने रेफरेंसेस थीसिस में तो दे दिए लेकिन वो बिब्लियोग्राफी के अंदर नहीं थे। ये बहुत बड़ी केयरलेसनेस है और एक सीरियस ओवरसाइट है कि जो कुछ आपके थीसिस में मौजूद है प्लीज यू दैट नीड्स टू बी क्रॉस चेक्ड इन द बिब्लियोग्राफी, हर चीज आपकी बिब्लियोग्राफी में रिफ्लेक्ट हो। 18 नंबर, ट्रीटिंग बिब्लियोग्राफी एज अ मियर एंड लिस्ट ऑफ सोर्सेज। हमारे यहाँ बिब्लियोग्राफी का या रेफरेंसेस का जो तस्वर है वो यही है कि ये तो एक एंड लिस्ट है जिसमें हम सारे सोर्सेज को इकट्ठा कर देंगे और अल्फाबेटिकली अरेंज कर देंगे। हालांकि देयर आर एग्जामिनर्स, क्वाइट अ फ्यू, दे मोस्टली बिगिन विद बिब्लियोग्राफी, और मैं भी यही करता हूँ कि जब किसी थीसिस को इवेल्युएट करें तो एग्जामिनर्स अक्सर सबसे पहले उसके रेफरेंसेस देखते हैं, उसकी बिब्लियोग्राफी देखते हैं। उससे पता चलता है कि स्कॉलर ने कितनी मेहनत की है, उसके प्राइमरी सोर्सेज क्या क्या हैं, उसके सेकेंडरी सोर्सेज क्या क्या हैं, क्या उसने अपने आर्ग्यूमेंट को, अपने थीसिस को इस्टेब्लिश करने के लिए प्राइमरी सोर्सेज को एक्सेस किया है या नहीं किया, क्या मेन थियरिस्ट उसमें मौजूद हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी थियरी के ऊपर, किसी थियरेटिकल पैराडाइम पे बात कर रहा था लेकिन उसके जितने भी मेन थियरिस्ट हैं उनमें से एक भी उसकी बिब्लियोग्राफी में मौजूद नहीं है। तो ये दोबारा इस चीज का साइन है कि स्कॉलर ने मेहनत नहीं की बल्कि सेकंड हैंड रिसोर्सेज के ऊपर अपने एनालिसिस को और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर दिया है। 19 देखिए, 19 नंबर के ऊपर है सब स्टैंडर्ड सोर्सेज। Substandard sources are very common in an age of internet. We tend to fill bibliography with references to blogs and online journalism and non-refereed journals. देखिए blogs जो हैं, blogs are not authentic source of information. Journalism is not authentic source of information. Non-refereed journals which are not peer reviewed. So World Wide Web is teeming with such sources. Blogs, non-refereed journals, and newspapers and magazines and journalism, these things they are in abundance. तो ये सारे वो sources हैं जो सब standard हैं. I don't say non-standard, but these are substandards, and they are not good sources for a researcher. A researcher should avoid them unless it is extremely necessary to rely upon them. आगे चलिए, 20th जो रीज़न है वो है हाइडिंग योर कंट्रीब्यूशन। बस दफ़ा हमारे रिसर्चर अपनी कंट्रीब्यूशन को कहीं इस तरह छुपा के लिखेंगे
किसी चैप्टर के कोने खुदरे में, कि वो बिल्कुल दैट विल escape the eye of the examiner. प्लीज रिमेंबर योर कंट्रीब्यूशन शुड बी foregrounded. वो बिल्कुल सामने लिखिए, उसको कहीं वाजे करके लिखिए। ये नहीं कि कहीं एंड पे आपने रैशनल लिखी चैप्टर के आखिर में और उसमें आपने अपनी कंट्रीब्यूशन का जिक्र कर दिया। whatever you contribute, anything which is coming from you, that deserves to be showcased at some prominent place. उसको वाजे अंदाज में किसी वाजे जगह पे रखिए ताकि उसके ऊपर लाजिमन नजर पड़े आपके एग्जामिनर की। तो ये बहुत जरूरी बात है। 21st रीजन जो है वो है लैक ऑफ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग। देखिए, हम इस तरह के वर्ड यूज करते हैं अपनी रिसर्च में: डिस्कोर्स, आइडियोलॉजी, सिग्निफायर, सिग्निफाइड, इंटरपोलेशन, पोस्ट मॉडर्निज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, रिकंस्ट्रक्शन। विदाउट रीडिंग फूको और आल्थुसर और सोसियोर और डेरिडा, ये मेन थियरिस्ट हैं, इनको पढ़े बगैर हम इस तरह के लफ्ज़ जो है वो ब्लाइंडली इस्तेमाल करते जा रहे होते हैं। तो याद रखें कि आपकी जो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत साउंड होनी चाहिए। जब आप डिस्कोर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मेंट बाय डिस्कोर्स एंड व्हाट यू मीन बाय डिस्कोर्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट इन विच यू आर यूजिंग इट। व्हेन यू आर यूजिंग द वर्ड आइडियोलॉजी, यू मस्ट नो व्हाट यू मीन बाय आइडियोलॉजी। आप कहीं आइडियोलॉजी को डिस्कोर्स के साथ कंफ्यूज तो नहीं कर रहे? कहीं डिस्कोर्स लिखना था तो आपने आइडियोलॉजी तो नहीं लिख दिया? इसी तरह पोस्ट मॉडर्निज्म लिखना था तो आपने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म तो नहीं लिख दिया? ये वो टर्म्स हैं, ये वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं इन विच यू हैव टू बी वेरी वेल ग्राउंडेड। और 22nd रीजन देखिए, गैदरिंग मटेरियल एंडलेसली। ये भी एक सिम्टम है कि आप पीडीएफ में चीज़ें सेव करते चले जाते हैं, बुक मार्क करते चले जाते हैं, फोटो कॉपिंग करते चले जाते हैं, स्कैन डॉक्यूमेंट्स का अंबार लगाते चले जाते हैं इस प्रॉमिस के साथ कि अभी मैं डेटा इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं इनको एक दिन पढ़ूंगा। तो ये दिस इज अनदर सिम्टम। प्लीज अवॉइड दिस थिंग। डोंट कीप गैदरिंग मटेरियल एंडलेसली। Analyze, read the material as you get it. Whatever material you get, please keep reading it. साथ साथ उसको पढ़ते चले जाइए, उसका एनालिसिस करते चले जाइए। साथ साथ और मटेरियल आए तो आप उसको इकट्ठा भी करें, लेकिन उसको जमा ना करते जाएं कि मैं इन सबको जमा करता चला जा रहा हूं ताकि एक दिन मैं इन सब का जायजा लूंगा। नहीं, इस तरह नहीं है ये। दिस विल कॉस्ट यू योर टाइम, दिस विल कॉस्ट यू योर एनालिसिस एंड एवरीथिंग। लास्ट रीजन, 23rd रीजन, ये जो मैंने लिखी है ये साइकोलॉजिकल है और फिलोसॉफिकल है। इसके ऊपर ज़रा आप गौर से तवज्जो करें। लूजिंग हार्ट ड्यूरिंग द नेचुरल पीरियड ऑफ स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी जो है देखिए, कोई भी तख्लीकी काम करें उसमें इनएक्टिविटी के पीरियड ज़रूर आते हैं, उनमें इनएक्टिविटी नेचुरल है, लेकिन उस पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी में आपने हौसला शिकन नहीं होना, आपने हिम्मत नहीं हारनी, हौसला शिकनी की तरफ नहीं जाना, बल्कि ये जो पीरियड्स होते हैं ये आपके लिए ब्लेसिंग हैं, क्योंकि इट इज ड्यूरिंग दीज पीरियड्स दैट यू गेट अ क्रिटिकल डिस्टेंस फ्रॉम योर वर्क। ये जो ऐसा को वक्त आता है, और ये नेचुरल है हर रिसर्चर के ऊपर, बाज़ दफ़ा हफ्तों आपका दिल नहीं करता अपने थीसिस को लिखने को या उसके कोई पेशकदमी करने के लिए उसकी तरफ, महीनों गुजर जाते हैं, लेकिन वो पीरियड इतना प्रोलॉन्ग भी नहीं होना चाहिए। अगर वो बहुत प्रोलॉन्ग होता जा रहा है, महीनों पे फैल रहा है, तो फिर तो परेशानी की बात है। लेकिन सर्टन वीक्स दे आर वेरी नेचुरल। इस दौरान आपको एक तनकीदी फासला मिलता है, क्रिटिकल डिस्टेंस मिलता है, जिससे आप अपनी तहकीक का जायजा ले सकते हैं। सेकंड थॉट आपको मिलती है कि क्या मैंने जो लिखा है वो वाकई ठीक लिखा है। आप एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड में चले जाते हैं। तो डोंट लूज हार्ट ड्यूरिंग दीज नेचुरल पीरियड्स ऑफ इनएक्टिविटी, स्टेरिलिटी, बिकॉज दे आर नेचुरल, दे विल प्रोवाइड यू अ क्रिटिकल डिस्टेंस। उस दौरान आप बिल्कुल सोचिए, अपनी रिसर्च के बारे में ज़रूर सोचिए, उस क्रिटिकल डिस्टेंस का फ़ायदा उठाइए तो बेहतर अंदाज के अंदर, ताकि जब दोबारा आप अपनी रिसर्च को रिज्यूम करें तो आप बेहतर अंदाज के एक बेहतर अंदाज में उसके ऊपर बात कर सकें। तो ये वो 23 वजूहात हैं
अगर आप इनका ख्याल रखें तो उम्मीद है कि आप बहुत कामयाबी के साथ आप थीसिस लिख भी पाएंगे और उसकी बुनियाद पे आप अपनी डिग्री हासिल भी कर पाएंगे। इंशाल्लाह दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अनकरीब एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।